हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। लेक्चर चल रहा है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैंने जिसको एड्रेस किया था वो था बाबू सोना धनिया पुदीना। तो ये वाला भी पार्ट 2 है। वेलकम टू बाबू सोना धनिया पुदीना, वेलकम। चलिए आ जाइए। लास्ट लेक्चर में हम आपको एक कमेंट क्वेश्चन छोड़ करके दिए थे और पूछे थे कि उसका आंसर आप बता दीजिएगा। क्योंकि मैं तो कंटिन्यूअस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मैंने अभी तक अपलोड ही नहीं किया, तो कमेंट क्या देखूंगा। एनीवेज मैं तो देख लूँगा कि कौन बनाएगा। क्वेश्चन दिया था 1/d² + 3d 2 + 6x। इसको बोला था सॉल्व करने के लिए। हालांकि एक्चुअली यही है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग यही तरीका सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और इसका आंसर आपको पता है कि इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा एक्चुअली x² आएगा। तरीका हम बताते हैं। देखो, लिखने का तरीका ये था ना कि f ऑफ d और 1/f(d) ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा रहे थे कि आप पॉलिनोमियल के टर्म्स में कैसे चीज़ों को आप लिखते हो। तो ये एक्चुअली क्या है, ये और कुछ नहीं 1/f(d) है। लगा दिया किस पे, 2 + 6x पे, और ये आप लिख सकते हो x²। इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ d × x² बराबर ये? बिल्कुल लिख सकते हैं। f ऑफ d ऑफ x² बराबर क्या, 2 + 6x। f ऑफ d मतलब d² + 3d ऑफ x² पे लगाना है। ये हम चेक करते हैं कि ये आता है कि नहीं आता। देखते हैं। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो d² एक बार लगेगा x² पे, तो d² लग गया x² पे, और 3d लग गया किस पे, 3d भी लग गया x² पे। d² बोले तो 2 बार डेरिवेटिव लेना है। एक बार डेरिवेटिव लोगे तो हो जाएगा 2x, एक बार और डेरिवेटिव लो जाएगा तो 2, तो आ गया 2। यहाँ पे 3 टाइम्स d ऑफ इतना लेना है। d ऑफ इतना मतलब एक बार डेरिवेटिव लेना है। एक 3 का 3 रहने दो, एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं 2x। तो फाइनली क्या मिल गया, 2 + 6x मिल गया। अब बोलेगा सर ये चीटिंग है, आपने तो उल्टा करके बता दिया। आपने सॉल्व करना सिखाया ना कैसे, ठीक है वो सीखेंगे थ्रू आउट द कोर्स में, आपको यही सीखना है। लेकिन एक जादू करते हैं, एक अलग तरीका आपको बताते हैं। ये तरीका मैंने खुद जब मैं एक्सपेरिमेंट करा था तो डेवलप हो गया। किताब में हालांकि दिया नहीं है, लेकिन खुद सोचते सोचते ये तरीका डेवलप हो गया। एग्जाम में वो करना नहीं, बस हम आपको तरीका सिखा दे रहे हैं कि कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ सोच रहा था मैं, सोचते 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 छत पे टहल रहा था, सोचते सोचते फिर दिमाग लगा कि अच्छा ऐसा किया जा सकता है क्या, चलो ट्राई करते हैं। ये जो है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो इस वाले पोर्शन को कैसा लिखा जा सकता है कि d² + 3d के पावर में अगर हम -1 दे दें, काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इधर रहने दो 2 + 6x रहने दो, देखते जाओ क्या कर रहे हैं। लिख दिया। अब हमको ये चीज बताओ कि बाइनोमियल थ्योरम, उसका हम यूज करेंगे। हमको पता है कि अगर आप a + b होल के पावर में n अगर किसी चीज को लिखते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a के पावर में n रहने दो बाहर, 1 + b/a होल पावर ऑफ n। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। d² को हम अलग ले लेते हैं, अलग कर लो। यहाँ पे हम 1 कर लेंगे और इसको हम 3/d कर देंगे, क्योंकि d और d² कटेगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर में रह जाएगा ना, ये वाला एक नीचे को काट देगा, इधर जाएगा तो 3d बन जाएगा आपका। यही चीज़ है। और इसके पावर में भी हम दे देते हैं -1 दे देते हैं, और इसको आप लिख दो 2 + 6x। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका -1 आएगा, क्योंकि अंदर में जो है इसके पावर में n जाना चाहिए। तो अंदर में जो आपने कॉमन लिया है उसके पावर में यही वाला, इधर भी -1, इधर भी -1, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n। अलजेब्रिकली तो सही है। इस पे क्या करें, इसको आप लिख सकते हो कि d के पावर में -2, कोई दिक्कत नहीं। और इस पे तो आप लिख सकते हो 1 + 3d के पावर में -1, और यहाँ पे आप लिख दो 2 + 6x। ठीक, बचपन में ये भी सीखे थे हम
कि अगर 1 प्लस एक्स के पावर में -1 होता है, कॉम्प्लेक्स वाला लेक्चर में आपको सीरीज याद रखना आपको सिखाए थे, यहाँ पे ऑल्टरनेट है तो साइन ऑल्टरनेट चलेगा और स्टार्टिंग में पॉजिटिव होगा, तो ये और क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, खुलना नहीं था, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये नहीं, ऑल्टरनेट चलेगा ना। सो 1 प्लस एक्स के पावर में -1 है, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मूव, अरे उधर मत मूव करो, इधर आ जाओ, आजा आजा मुन्ने, ठीक है। ये होता है ना, फॉर्मूला देखने दीजिए, हाँ सही है, 1 माइनस एक्स प्लस दिस 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 दिस, परफेक्ट। ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी जानते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे भरपूर यूज करेंगे। देखो ये वाला जो चीज़ है इसको आप कर दीजिए एक्सपैंड, एक्सपैंड करो तो इसको आप लिख सकते हो 1/d², इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो, मत छेड़ो इसको इस फॉर्मेट में आपको एक्सपैंड कर दो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से करते करते, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस 3/d प्लस 3/d का होल स्क्वायर करना है तो 9/d² लिख देते हैं हम, माइनस इसका होल क्यूब करना है तो 27 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा d³, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 के पावर 4, 27 दिया 81, सो प्लस 81 कर दो, और d के पावर में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, इसका क्यूब करना है, उसके बाद फिर इसका पावर 4 करना है, वही चीज़ करना है, एक एक पावर बढ़ रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो 1 2 3 पावर 4 कर दीजिए, और ये माइनस चलता रहेगा, रहने दो, चलने दो इसको, और इधर लिख दो 2 प्लस 6x। किताब में दिया नहीं है, खुद से हम मतलब सोच सोच के कर रहे हैं, देखते हैं सही आंसर तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। इसको बोला जाता है रिसर्च वाला स्किल, कि आप कुछ कुछ कर करके ट्राई करते हो कि होता क्या है। अब हमको दिख रहा है कि अब d² को हम थ्रू आउट आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/d² हो गया, माइनस 3/d² प्लस 1 मतलब क्यूब हो गया, तो d³ कर दीजिए, और 9 यहाँ पे 2 2 4, तो d के पावर में 4 हो गया, माइनस 27, 2 और 3 5, तो d टू द पावर 5 हो गया, फिर प्लस 81/d के पावर में 4 और 2 6 हो गया, माइनस डॉट 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 छोड़ दीजिए, और इधर कर दीजिए 2 प्लस 6x। अब सुनो गौर से दुनिया वालों, अब आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हो, तो हम क्या, हमको दिख रहा है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि मतलब 1/d² लगा सकते हैं 2 प्लस 6x पे, फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करके 1/d³ कर सकते हैं हम 2 प्लस 6x पे, प्लस 9 इंटू 1/d के पावर में 4 कर सकते हैं 2 प्लस 6x करके, मैं इतना ही कर रहा हूं, चलो एक और कर लेते हैं, माइनस 27/d5, आप ये लगा सकते हो किस पे, 2 प्लस 6x पे, आपने ये चीज लगा दिया, ठीक है। तो ये सब चीज करते करते देखो यहाँ पे प्लस माइनस, इधर भी आपका प्लस और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलेगा, सही है। हम 2 प्लस 6x को अलग लिखते हैं, और उसको हम इस तरह से नंबर ऑफ टाइम्स इंटीग्रेट करें, क्योंकि 1/d है मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम कलर बदलते हैं, कलर बदल के हम इसको करते हैं ग्रीन। इधर देखो 2 प्लस 6x, गौर फरमाना, ये जो चीज है इसका हम अलग अलग टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे और हम उसका रिजल्ट लिखेंगे। जब इसको तुम पहली बार इंटीग्रेट करोगे ना, तो क्या आना चाहिए, इसको बोलोगे सर ये 2x, और ये क्या आएगा
6x² बाय 2 आएगा। मतलब इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3x²। एक बार आपने इंटीग्रेट किया है, इसका बाद दूसरी बार जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तब ये बन जाएगा 2x² बाय 2 प्लस 3 टाइम्स x³ बाय 3। तो यहां से ये कट गया, x² प्लस x³ आ गया। तो हमको ये सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हम यहाँ फिट करेंगे। हमको चाहिए 2 बार इंटीग्रेशन करने वाला रिजल्ट, 3 बार इंटीग्रेशन करने वाला रिजल्ट, 4 बार, 5 बार, इतना हम करके अलग अलग रिजल्ट लिखते हैं। तो ये सब चीज याद रखेंगे। 2x प्लस 3x² एक बार इंटीग्रेशन से, हालांकि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको यहां से जरूरत पड़ेगा। तो इसको फिर एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं। इसको जब करोगे इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये बनेगा x4 डिवाइडेड बाय 4। कोई दिक्कत नहीं। चौथी बार जब आप इंटीग्रेट करोगे तब ये बनेगा क्या, x4 और नीचे में आ जाएगा 12 प्लस x5 और नीचे में आ जाएगा 20। ठीक है। पांचवी बार जब आप इंटीग्रेट करोगे तब ये आ जाएगा x5 बाय, नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करना है हमको, पावर 5 बाय 5 होगा, 12 पंचे 60 बाय 60 हो गया। और यहां पे आ जाएगा x6 और डिवाइडेड बाय 6 दूनी 12 मतलब 120। चलो ये सब रिजल्ट्स हमको यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन वाला यहाँ डालेंगे, 3 बार यहाँ डालेंगे, 4 बार इधर डालेंगे, 5 बार इधर डालेंगे और देखते हैं क्या जादू होता है। कलर बदला जाए, ये कलर से लिखा है इसमें। इसका ये मतलब है, समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इसको 2 बार इंटीग्रेट करोगे, इसको आप 3 बार इंटीग्रेट करोगे, इसको आप 4 बार इंटीग्रेट करोगे, 5 बार इंटीग्रेट करोगे। ठीक, तो इसको 2 बार इंटीग्रेट किए थे तो आया था मेरा आंसर क्या, x² प्लस x³ आया था। इसको आप अलग रखिए, ब्रैकेट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। -3 रहने दो। इसको आप 3 बार इंटीग्रेट कर रहे थे तो आपका आंसर आया था x³ बाय 3। तो आप लिखो यहाँ पे x³ बाय 3 प्लस x4 बाय 4। ओके, फिर प्लस 9 टाइम्स 4 बार इंटीग्रेट करना है तो ये लिखेंगे हम x4 बाय 12 प्लस x5 बाय 20 और -27 अलग लिखते हैं। 5 बार इंटीग्रेट करने का रिजल्ट आता है x5 बाय 60, तो हम लिखते हैं x5 बाय 60 और x6 बाय 120, x6 बाय 120 और इधर आप प्लस डॉट 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 करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या हो रहा है, पूरा सिंप्लीफाई कर दो। x² प्लस x³, यहां पे करोगे तो क्या 3 कैंसिल, -x³ हो गया, प्लस माइनस ये 3x4 बाय 4 हो गया, प्लस यहां तो देखो 3 3 9 3 चौके 12 तो प्लस 3x4 बाय 4 हो गया। फिर प्लस इसको जब काटोगे तो क्या होगा, यहां से कुछ कट रहा है, 9 है 20 है, नहीं कट रहा, तो हम इसको 9x5 बाय 20 लिखते हैं, माइनस 27 और इससे काटते हैं तो 3 से कट रहा है, 3 × 27, 3 दूनी 6 मतलब 9x बाय 5, 9x बाय 20 हो गया। और यहाँ पे माइनस करिएगा तो आ जाएगा कितना, जो भी आए, 3 × 27, 27 बाय 120। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर जब है तो क्यों नहीं यूज़ किया जाए। 27 डिवाइडेड बाय 120 करोगे तो 1/5 आएगा। तो यहाँ पे 1/5 x⁻6 प्लस डॉट 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 जो भी आने का होगा आएगा। जादू दिख रहा है, ये मैंने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया था कुछ सोचते सोचते। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे x³ माइनस x³ कट जा रहा है, -3x⁴ -3x4/4 प्लस 3x4/4 कट जा रहा है, 9x5 बाय 20 माइनस 9x बाय 20 ये भी कट जा रहा है। और आगे का हर टर्म आपका कट ही जाएगा, 100% कट जाएगा। बचेगा क्या होगा, x²। क्या यही आंसर था? किताब में इसमें दिया नहीं है सीरियसली, आई मीन मतलब आप पूरा MD रैन सिंघा ने आप ये वाला बुक आप पूरा छान मारिए,
हम इसको मिला नहीं था, हालांकि इसमें बस एग्जाम्पल वो दिया था कि 1/d, देखो पेज नंबर 5.8 पे ये दिया था, ये दिखाने के लिए कि इसका उल्टा अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो 2 + 6x मिलता है। लेकिन मैंने इसमें पूरा छान मारा, मुझे तो मिला नहीं। अगर ये वाला प्रोसेस अगर किताब में कहीं दिख गया हो तो मुझे बता देना। ये एक्चुअली मैं छत पे टहल रहा था तो एक्सीडेंटली सोचते 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 ये सोचा अच्छा ऐसे ट्राई करके देखते हैं, तो हो गया। अब पता नहीं बाकी चीज़ के लिए वैलिड है या नहीं है, आप मुझे बता दोगे वेरीफाई करके कि ये मेथड लगा करके कि बाकी सब सारे क्वेश्चंस के लिए ये वैलिड हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा तो उसका क्या क्या लिमिटेशंस है वो आप मुझे बता दोगे। इस तरह से आप सोचोगे नए नए तरीके से सॉल्व करने का, तो आपका दिमाग खुलेगा। इसको बोलते हैं एक IITian का सोच। हाँ, मैं बोस्ट नहीं कर रहा कि मैं IIT में पहुंच गया तो मैं 30 मार्क का हो गया, ना 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 ना, वैसा नहीं। मतलब यहाँ पे लोग इस तरह से ही सोचते हैं आपको। और जो जनरली कोचिंग वगैरह में क्या किया जाता है, बेटा ले चूस ले, पढ़ ले, ले ले, ऐसे चम्मच में सेरेलैक होता है ना, सेरेलैक क्यों करेंगे, ले ले बुआ, ले 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 ले, इस तरह से स्पून फीडिंग होता है। और हमको पता है कि हम स्पून फीडिंग नहीं कराते, वो सबसे बेहुदा तरीका है पढ़ाने का, पढ़ने का भी। तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस खुला रखिए ना। एक रास्ता आपके कमान में इतने तीर होने चाहिए कि एक तीर से काम न चले, तो आप अलग अलग टाइप का तीर यूज कर पाए। ऐसा नहीं कि आपको एक तरीका सीख गए हो, अब नहीं, अब क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा तो आप बना नहीं पा रहे। समझ गए? तो बस एक थोड़ा सा झलकी हम आपको दिखा दिए कि आप इस तरह से भी सोच सकते हो। एनीवेज, आंसर है आपका x²। जिनका आंसर आ गया होगा बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा मुझे बता देंगे तो मैं सीख लूँगा, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो रिटर्न में मुझे तो सिखाओ कम से कम। ऐसा थोड़ी है कि मैं पूरा अंतर्यामी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, वैसा नहीं होता। मैं सीखता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सीख जाता हूँ। तो चलिए आइए, हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। रिमोट का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। अरे चेंज हो, नहीं वॉल्यूम बढ़ रहा है इससे। ओके, हाँ इस वाला देखिए। इंट्रोडक्शन। द मोस्ट जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज dny/dxn प्लस p1 dn-1y/dxn-1 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप ये जनरल फॉर्मेट तो आपको पता है। अब आप अच्छी तरह से जान सकते हो ये है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या ये? अरे ये कुछ नहीं है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। देखो गौर से देखो, स्टार्टिंग में आपका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसके बाद फिर आपका n का जो पावर होता है घटते चला जाता है, और p1 p2 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? देखो तो ये सब ऑपरेटर है कि नहीं है? तो क्या हम इसको ऐसे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dny लिखेंगे। देखो देखो इसको क्या लिखेंगे, प्लस p1 इंटू dn-1 y प्लस डॉट 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 प्लस pn-1 dy प्लस pny लिखा इज इक्वल टू q। अब तुम बोलो कि इस वाले चीज में क्या हम d, ये y तो कॉमन जाएगा ना, ये किधर जाएगा, राइट साइड में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमन लेकर के dn ले लिया प्लस p1 dn-1 प्लस डॉट 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 प्लस pn-1 d प्लस pn। ये सब आप बाहर ले लीजिए, इधर y ले लीजिए, इधर q ले लीजिए। अब इस वाले चीज को क्या f ऑफ d आप बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। तो इसको आप बोल सकते हो ये और कुछ नहीं, f ऑफ dy इज इक्वल टू q है। और फाइनली आप बोल सकते हो कि y जो निकलेगा वो q बाय क्या है, f ऑफ d है। बस यही तो सॉल्व करना रहता है। हम लोग यही तरीका सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि जो अभी मैंने बताया वो थोड़ा एक्सीडेंटली डेवलप्ड तरीका है, वो आप यूज मत करिएगा। जो स्टैंडर्ड तरीका है, परंपरागत तरीके से चलते हुए चली आ रही है, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आप लगाइएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट एक नया अप्रोच ऑब्वियसली सीख लिए तो कुछ बुरा थोड़ी हो गया। तो ये आपका है, ठीक है। चलिए नोट करते जाना, ये सब आगे बढ़ो। देन द एक्सप्रेशन, देखो वही वाला चीज है ना, सबको डी में कन्वर्ट कर दिया तो इस तरह से आएगा। तो ये वाला जो चीज है ना एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलेंगे इसको?
इसको बोला जाएगा लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर n and will be denoted by f of d। तो इस वाले पूरे वाले पोर्शन को आप f of d, स्मॉल f of d लिखिए या फिर आप कैपिटल f of d लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फंक्शन को दिखाने का। सो द इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज f dy इज इक्वल टू q। सिंपल सा बात है, नोट करते जाओ ये सब चीज। वो पहला वाला जो इक्वेशन है उसको कैसे लिख सकते हैं, f dy इज इक्वल टू q। कंसिडर द इक्वेशन। अब यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने लिख दिया देखो, जैसे आपने लिखा f ऑफ d y इज इक्वल टू q लिख दिया। अब यहीं पे मैं एक छोटा सा चीज बता देता हूं, आगे पूरा स्टोरी वैसे ही चलेगा। ये q आपका दो चीज हो सकता है, ये आप तो, या तो इक्वल टू 0 हो सकता है या तो नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ध्यान रहे, अगर 0 हो गया तब उस केस में जो सॉल्यूशन मिलता है ना उसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जानते हो, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम बता दे रहे हैं ताकि आगे इजी लगे। और जब नॉन जीरो होता है, कोई फंक्शन होता है, तब उस केस में उसको पढ़ा जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। डॉटेड वन, ओके। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कभी कभी हो सकता है कि पूछे कि अच्छा ठीक है सिर्फ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताओ, तो इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे। सिर्फ पूछेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल बताओ, तो वो फंक्शन वाला चीज लेके सॉल्व करेंगे। अगर सिर्फ बोलेगा सॉल्व, सिर्फ बोला है सॉल्व, मतलब वो दोनों पूछ रहा है, CF प्लस PI दोनों ऐड करके आंसर लिखना है। समझ में आया? नोट करिए इसको। When the right-handed member Q is 0, it is called the reduced form of equation 1। दो अलग अलग नेम है, एक तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फॉर्म बोल सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो reduced फॉर्म। ठीक है, वो इस इक्वेशन नंबर 1 का। आगे बढ़िए। If y is equal to y1, देखो देखो देखो, if y is equal to y1 is a solution of reduced form of equation, then y is equal to cy1 is also a solution where c is any arbitrary constant। ठीक है, क्या बोला? If y is equal to y1 is a solution of reduced form of equation। y1 कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो हम मान लिए y is equal to y1 है ना, ये एक मान लेते हैं is a solution of reduced form। ये थ्योरी है, प्रॉब्लम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, चिंता लेने का जरूरत नहीं है। आप इसको नोट करिए, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में फंसेंगे तो आप थ्योरी देख करके समझेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं। If y is equal to y1 is a solution of reduced form of equation, then y is equal to c times y1 is also a solution where c is any arbitrary constant। सिंपल सा बात है, अगर y equal to y1 solution है तो y is equal to c times y1 भी तो solution हो सकता है ना, जहां पे आप c को कोई arbitrary constant treat कर सकते हो। If y is equal to y1, y2 dot 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 ym are m solutions of the reduced equation f dy is equal to 0, तब इस केस में y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus dot 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 cm yn। अगर आपके पास m सॉल्यूशंस हैं, ठीक, तो आप फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे, एक सॉल्यूशन है तो आ जाएगा y is equal to c1 into y1, दो सॉल्यूशंस निकले तब आएगा c1 y1 plus c2 y2, तीन सॉल्यूशंस निकले तब आएगा c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3, m सॉल्यूशंस निकले तब आएगा c1 y1 plus c2 y2 plus dot 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 cm ym is a solution of the same equation where these are the arbitrary constants। Let y is equal to y naught x be any solution of equation 2, namely f dy is equal to q, then u of x be the complete primitive of the reduced equation f d is equal to y is equal to। समझ सकते हो? समझो, नहीं समझ सकते हो तो प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। So y is equal to y naught x plus u of x be the most general solution y d is equal of f dy is equal to q। मतलब और कुछ नहीं, ये बता दे रहा है कि ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये वाला है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दो अलग अलग नाम होता है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, विल बी द मोस्ट general solution of f dy is equal to 0। So let y is equal to y naught x be any solution। यहाँ पे शायद कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये मत लिखो, ये मत लिखो, ये मत लिखो, इसका हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो, जो दिया वो दिया क्योंकि स्टैंडर्ड है ये।
आगे देखते हैं क्या होता है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जैसे मैंने बताया दो अलग अलग पार्ट होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन which is the complete primitive of the reduced equation of the form y is equal to c1y1 plus c2y2 plus dot 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 cnyn। दो अलग अलग होता है जब राइट हैंड साइड आपका जीरो होता है और उसमें आपके n आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कोई भी नो आर्बिट्ररी, इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते, तो दो अलग अलग होता है। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI। तो एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी है, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल भी है। हम फिर से बताते रहे हैं, ये थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्लियर, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसको आप समझे क्योंकि स्टैंडर्ड थ्योरी है ये, ठीक, आगे चल के काम देगा आपको। अब एक टर्म आता है रॉन्स्कियन, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में भी काम लगेगा, इसमें भी आप देख लीजिए। Let us consider the equation f d y is equal to 0 where f d stands for, आपको पता है कि आप f d का मतलब आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि f d का मतलब एक पॉलिनोमियल है d का ऑफ nth ऑर्डर, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। Let y is equal to c1y1 plus c2y2 plus dot 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 cnyn किया, which contains n arbitrary constants of solution of 1. We want to check that the solutions y1, y2, yn are linearly independent। तो ये भी एक अलग टाइप का प्रॉब्लम आता है। और एक चीज माइंड करिए, जब हम लोग एडवांस लेवल में चलेंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद नवंबर से, तो वहां पे हम आपको एकदम क्लासी लेवल का प्रॉब्लम कराएंगे, एकदम क्लासी का 100% गारंटी हम देते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फंसेगा, बोल रहे हैं फंसेगा फाइनल एग्जाम में फंसेगा, 2020 वाले बैच के लिए भी 2021 वाले बैच के लिए भी बता दे रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे। लेट अस इवैल्यूएट ये, अगर रॉन्स्कियन निकालना है ना, मान लो कुछ n फंक्शंस हैं, तो सिंपल सा चीज है, आप उसका रॉन्स्कियन निकालना है तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट वाला चीज लिखिए, जितने फंक्शंस हैं, जितने वाले भी आपका n फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, y1 y2 डॉट 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 yn। और हालांकि ये आपको पता है कि डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, हमेशा स्क्वायर वाले केस निकलता है, नॉन वाला जो स्क्वायर होता है, नॉन स्क्वायर होता है रेक्टेंगल, उसका तो डिटर्मिनेंट निकलेगा नहीं। इसका आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो n का जो वह है ना वो इवन होना चाहिए तभी काम चलेगा। तो y1 y2 डॉट 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 yn किए पहला रो में, सेकेंड रो में एक बार डेरिवेटिव, थर्ड रो में एक और डेरिवेटिव, फोर्थ रो में एक और डेरिवेटिव करते करते, और जो n है वो लास्ट में हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब n-1 तक जाना है आपको, ठीक है। तो अगर मान लो y1 y2 है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका y1 है और y2 है, हम बोले इसका रॉन्स्कियन बताओ, तो बोलेंगे सर रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या बोलोगे, पहले में तो फंक्शन डाल दो y1 y2 और सेकेंड में क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा, कितना बार, एक बार। मैक्सिमम कितने फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस हैं, तो कितना बार मैक्सिमम डेरिवेटिव होना चाहिए, 2-1, मतलब यहां पे आप एक बार डेरिवेटिव ले सकते हो और इसका भी एक बार डेरिवेटिव ले सकते हो। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। तो ये आपका रॉन्स्कियन है। द डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शंस y1 y2 डॉट 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 yn, ठीक। अगर वो जो डिटर्मिनेंट आपने निकाला कि अगर आपका रॉन्स्कियन अगर मान लो 0 आ जा रहा है, तब आप बोलोगे कि फंक्शंस जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये आपके लीनियर ये वाला कॉन्सेप्ट ना आपको लीनियर अलजेब्रा वाले जो चैप्टर है लिंक करेगा 100%। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन सेटर होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को लीनियर अलजेब्रा से कनेक्ट करके फ्रेम करके देगा क्वेश्चन। मुझे अगर मौका मिले तो मैं 100% दूंगा वैसे क्वेश्चन आने वाले समय में, क्योंकि मैं जा रहा हूं वहीं कुछ साल में, मे बी आफ्टर 5-10 ईयर्स मौका मिले क्वेश्चन फ्रेम करने का, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो मैं 100% काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसमें लिंक करूंगा एक को दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। मज़ा आता है उसमें, उसमें टेस्ट होता है कैंडिडेट का, उसमें रियल टेस्ट होता है कि किस कैंडिडेट को स्पून फीडिंग कराया गया है और किस कैंडिडेट को मतलब अंदर से सीखा है मजबूती से, ठीक है। तो वो वैसा होता है। तो रॉन्स्कियन अगर 0 होता है ना, तब आप बोलोगे कि फंक्शंस आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो हो गया तब इस केस में बोलोगे तो फंक्शन जो है ना जितने भी 1 y1 वो सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
तो एक एग्जांपल हम इसको आपको कराते हैं कि जैसे मान लीजिए सॉल्व, इसमें करें, want to keep your ink annotations? No, I don't want to keep. Thank you so much. चलिए ओपन बोर्ड में एक क्वेश्चन हम कराते हैं, आपको रॉन्स्कियन वाला एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है d² - 2dy। ओके, आगे हम लोग सीखेंगे कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना होता है, नहीं निकालना होता है, लेकिन एक छोटा सा झलकी दीजिए, ये वाला चीज हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। डेस्कटॉप डेस्कटॉप डेस्कटॉप, अरे नो, नो, अरे खोलो यार, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। एनीवेज छोड़ो, ये माइनस करिए, ये काटिए, इस पे लिख दे क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, छोड़ो, कच कच। क्वेश्चन है d² - 2d y is equal to e power x cos x, e power x cos x। ये कोई फंक्शन दे दिया और आपको बोला इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है? राइट हैंड साइड वाले को 0 और उसको करना होता है सॉल्व। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। d² - 2d y is equal to 0। यहां पे इसको सॉल्व करने, इसका तरीका हम सिखाएंगे अगले लेक्चर में। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ही टॉपिक है, तो उसमें हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। लेकिन अब ये मकसद नहीं बताना कि इसको आप कैसे सॉल्व करें, हमको रॉन्स्कियन आपको समझाना है। तो उसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ऑक्सिलरी फंक्शन मानते हैं कि लेट y is equal to e to the power of mx। ये एक ऑक्सिलरी फंक्शन है, मान लिया मैंने। तो इसको जब आप फाइंड करोगे तो इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, ये इसका मतलब क्या है? d² y मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना है। तो आपको पता है कि एक बार डेरिवेटिव dy बाई dx, एक बार जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा m इंटू ई टू द पावर ऑफ mx। तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो dy। आ रहा है समझ में? और d² y इसका मतलब क्या है? 2 बार डेरिवेटिव लेना, मतलब d2y बाई dx2। तो यहां पे इसका भी डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? m² ई टू द पावर ऑफ mx। क्लियर है? इसको आप तोड़ सकते हो ना उसी तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि d² y - 2dy इज इक्वल टू 0। ठीक, d² y बोले तो m² ई टू द पावर ऑफ mx, तो m² ई टू द पावर ऑफ mx माइनस 2 dy मतलब m ई टू द पावर ऑफ mx। तो यहां पे इसको लिखेंगे m ई टू द पावर ऑफ mx इज इक्वल टू 0। क्लियर? ई टू द पावर ऑफ mx फंक्शन है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं m² - 2m और e टू द पावर ऑफ mx इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए, क्या e टू द पावर ऑफ mx कभी जिंदगी में 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे सिंस e टू द पावर ऑफ mx कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, जाहिर सी बात है इसी को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे? m² - 2m को ही होना पड़ेगा 0। यहां से अब क्या करें? m को लेंगे कॉमन, m - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है? 2 ही पॉसिबिलिटी, जब आपका m 0 हो जाए या फिर m की वैल्यू 2 हो जाए। रूट्स कैसा है आपका? रूट्स आप बोलोगे सर रूट्स तो रियल और अनइक्वल है। तो जब भी रूट्स रियल अनइक्वल होता है ना, तब उस केस में फंक्शन होता है y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर ऑफ m1x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ m2x। हम फिर बताते रहे ये सब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा।
ये अभी आपको नहीं, हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ पे आपको रॉन्स्कियन बताना है, तो हम रॉन्स्कियन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हम m1 को ये मान लेते हैं और m2 को ये मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू C1 अगर कर दो तो e टू द पावर ऑफ 0x हो जाएगा, और ये C2 e टू द पावर ऑफ 2x हो गया। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 0x मतलब तो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये C1 रहने जाएगा, C1 इंटू 1 है, और यहाँ पे C2 इंटू e टू द पावर ऑफ 2x है। अब देखो इससे आपको समझ में आ जा रहा होगा कि क्या बताने का कोशिश हो रहा है, y1 y2 क्या था। तो जब कंपेयर करोगे तो ये क्या किस फॉर्मेट में निकला इक्वेशन, y इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2। आ रहा है समझ में। तो यहां से C1 ये y1 क्या है, y1 कंपेयर करोगे तो बोलोगे y1 सर 1 है, और y2 कंपेयर करोगे तो मिलेगा y2 इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 2x है। दो फंक्शंस हैं। अब आपको चेक करना है कि ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है, ठीक। तो इसके लिए हमको रॉन्स्कियन निकालना पड़ेगा। तो निकालें रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन वाइट से करते हैं। रॉन्स्कियन अगर आपको निकालना है y ऑफ y1 y2, तो ये क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 डाला। अब क्या करते हैं, इसके रो में एक बार डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना निकल सकता है, एक निकल सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y1 डैश, अरे चलो नीचे करते हैं, रॉन्स्कियन, अरे उठो बुबा, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 ये निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 होगा। अब इसका डेरिवेटिव लो, तो y1 डैश और y2 का डैश। परफेक्ट। अब बताइए y1 y2 के जगह पे क्या डालें, y1 के जगह पे हम डालते हैं 1, और इसके जगह पे डालते हैं हम e टू द पावर ऑफ 2x। कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन नहीं डाल दो। अब एक बार डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव ले लोगे x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर ऑफ 2x, हो जाएगा 2 e टू द पावर ऑफ 2x। ले लीजिए डिटर्मिनेंट, दिस इंटू दिस मतलब 2 e टू द पावर ऑफ 2x, और दिस इंटू दिस मतलब 0। तो क्या हो गया 2 e टू द पावर ऑफ 2x हो गया। क्या ये 0 आया है, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। कि तो 0 आया है, नहीं आया, अरे नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो ही आएगा। या जब नॉन जीरो आए, एक सेकेंड, मैंने जो सॉल्व किया था, करेक्ट। तो जब आपका नॉन जीरो आए तब आप क्या बोलोगे कि फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम बता दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन सेटर काफी खतरनाक, खतरनाक क्या मतलब अच्छा क्वालिटी का हुआ और अच्छे से क्वेश्चन सेट किया, तब रॉन्स्कियन का कॉन्सेप्ट घुसाएगा आपके लीनियर अलजेब्रा में 100% गारंटीड। तो टेंशन नहीं है, हम है ना करा देंगे एडवांस लेवल, मतलब नवंबर में वैसे ही चलेगा, अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया है सवाल। आई होप समझ में आ गया होगा जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये लेक्चर था पार्ट 2, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी और नए ब्रांड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक विनोद क्या हाल है, ठीक है, चचा जी को बोलना प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।